अल्फा के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज हम 10th क्लास सामाजिक विज्ञान का डीओई सैंपल पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। आप सभी को बता दें कि डीओई का जो पेपर है उसके अंदर 80 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं और ये 3 घंटे में आपको जवाब देने हैं। अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन कितने पूछे जाने हैं, तो टोटल 40 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। ज्यादातर क्वेश्चन एमसीक्यू होंगे, ठीक है। अगर मैं बता दूं तो एमसीक्यू क्वेश्चन ऑलमोस्ट 27 तो एक मार्क्स के, और एक केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन आएंगे वहां से 20, यानी 20 और प्लस 27 टोटल जो है 47 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 1 मार्क्स के पूछे जाने वाले। इससे पेपर क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, ठीक है। पेपर तुम सबका काफी आसान होने वाला है इसके कारण। तो देखो यहां पे दिख रहा है ना, जैसे ये क्वेश्चन है 39 से 36 से 39, ये 5 अंक के जो प्रश्न उत्तर है, ये टोटल 4 क्वेश्चन है और चारों एक मार्क्स के होंगे, 5-5 नंबर के, ठीक है। तो यानी कि 20 क्वेश्चन यहाँ पे एमसीक्यू तुम्हारे आने वाले हैं। तो टोटल 47, 80 में से 47 मार्क्स जो है एमसीक्यू बेस्ड होने वाले हैं, जो काफी मजेदार होंगे और इजिली तुम सॉल्व कर सकते हो। तो आगे देखते हैं एक बार क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन बताना है आपको। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि संबंधित क्षेत्रक भी कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि संबंधित क्षेत्रक कहा जाता है, बिल्कुल ठीक है, ये असत्य नहीं है, ये ठीक जवाब है। आगे बात करें, द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है, बिल्कुल ठीक है। मत्स्य पालन द्वितीयक क्षेत्र में आता है, नहीं, मत्स्य पालन जो है वो द्वितीयक क्षेत्र में नहीं आता है। आप सभी का मत्स्य पालन द्वितीयक क्षेत्र में देखने को नहीं मिलेगा। मत्स्य पालन प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक और तृतीयक क्या होते हैं वो आपको बता देता हूं। प्राथमिक क्षेत्र का मतलब क्या होता है, जो कृषि से रिलेटेड है, जो जमीन से रिलेटेड है, ऐसी गतिविधियां जो कहां से रिलेटेड हो, भूमि से रिलेटेड हो, उसे क्या बोलेंगे, प्राथमिक क्षेत्र बोलेंगे, ठीक है। और दूसरी बात करें द्वितीयक क्षेत्र की, जहां पे विनिर्माण का कार्य हो रहा हो, जो कि कुछ प्राथमिक क्षेत्र से निकला है उसको दोबारा बनाया जा रहा हो, यानी फैक्ट्रियों की बात हो जाए तो वहां पे क्या कहलाएगा, वो द्वितीयक क्षेत्रगत अंतर्गत है, ठीक है। और तीसरा अगर बात करूं तो तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत सेवाएं आती है। क्या आती है, सेवाएं, चाहे वो बैंकिंग की सेवा हो, ट्रांसपोर्ट की सेवा हो, या मैं पढ़ा रहा हूं इसकी सेवा हो, किसी भी प्रकार की जो सेवाएं हैं वो किस में आती है, तृतीयक क्षेत्रक में आती है। तो टोटल 3 क्षेत्रक होते हैं और इसका आंसर क्या है, सी आंसर इसका, ठीक है। आगे बात करें सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है निम्न में से कौन सा पंजाब के समृद्ध किसानों के लिए विकास का लक्ष्य नहीं है। भाई विकास का लक्ष्य नहीं पूछा है। विकास कब बोलेंगे, विकास हो रहा है उपज से कम समर्थन मूल्य हो, भाई ये एमपीएस होता है। एमपीएस क्या होता है वो बता देते हैं आपको, ठीक है। एमपीएस, एमएसपी, एमएसपी होता है, एमएसपी। एमएसपी क्या होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस वो प्राइस होता है जो किसानों के लिए डिसाइड होता है। किसान इस प्राइस पे क्या करते हैं, किसान इस प्राइस पे अपने उपज को बेचते हैं, चाहे वो सरकार को या किसी अन्य संस्थान को बेच सकते हैं। एमपीएस जो डिसाइड होता है, एमएसपी जो डिसाइड होता है, उससे कम प्राइस पे किसान अपने उपज को नहीं बेच सकते, उससे ज्यादा पे बेचते हैं ताकि उनको बेनिफिट हो। ये किसानों के बेनिफिट के लिए बनाया गया है। तो बोल रहा भाई कम होना चाहिए से किसानों का लाभ होगा, तो नहीं होगा। ये ऑप्शन ही हमारा क्या है, गलत है। और हमारे को पूछा था कौन सा नहीं हो सकता, तो यही होगा पहला। दूसरा, सस्ते मजदूर मिल रहे हैं, तो ठीक है। सिंचाई सुचारू जो है सिंचाई व्यवस्था है, तो भी ठीक है, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट की। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन थर्ड बोल रहा है निम्न में से महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005 के संदर्भ में क्या सत्य है। इसे मनरेगा बोलते हैं। मनरेगा 2005 में लागू किया गया था। इस मनरेगा के तहत 100 दिन के रोजगार की व्यवस्था की गई है, ठीक है। और साथ ही साथ रोजगार भत्ते की, अगर तुम्हें रोजगार नहीं मिल रहा तो बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाएगा। और ये ग्रामीण क्षेत्रों में प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के सृजन के लिए, लोगों की आर्थिक व्यवस्था को सुधार करने के लिए इसकी व्यवस्था की गई है। तो ये क्या है, सभी ठीक है, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। यदि किसी क्षेत्र में बड़े बांधों को बनाया जाता है तो स्थानीय लोग उसका विरोध करते हैं।
क्यों विरोध करते भाई स्थानीय लोग? तो आपको बता दें, जब बांध बनता है ना तो बहुत बड़े इलाके पे बनता है, और बड़े इलाके पे जब बांध को बनाया जाता है तो वो इलाके से जितने भी लोग वहां पे पहले रहते थे उन सबको हटाना पड़ता है। गांव के गांव, कई बार 6 7 10 15 गांव, इस तरह से गांवों को वहां से हटना पड़ता है। तो वहां पे जो लोग पहले से रह रहे थे उनको वहां से हटके दूसरे जगह बसाया जाता है। इसे क्या बोलते हैं? विस्थापन। क्या बोलते हैं? विस्थापन बोलते हैं। उनको विस्थापित कर दिया जाता है। इसके कारण लोगों को कई सारी प्रॉब्लम हो जाती है। लोग पहले से रह रहे थे, वहां पे काम कर रहे थे, वहां पे अपनी जीविका चला रहे थे, उन सबसे वंचित हो जाते हैं। प्लस में दूसरी जगह जाके दोबारा से अपना जीवन स्तर स्टार्ट करना पड़ता है। बहुत सारी समस्याएं आती है ना। साथ ही साथ इतने बड़े स्तर पे जब बांध बनाया जाता है तो वहां पे जितने पेड़ पौधे थे उन सबको भी कटाई करनी पड़ती है। तो एक पर्यावरण की जो समस्या है वो भी क्या होती है? सामने आ जाती है। ठीक है, तो ये दो समस्याएं सामने आती है। तो देखें कि क्यों लोग विरोध करते हैं, क्योंकि वह जगह उन्हें छोड़नी पड़ सकती है। हाँ ठीक है। आगे है, उनकी भूमि जाने का डर होता है कि भूमि कहीं उनकी चली ना जाए। ठीक है। और क्या होता है? आय के साधन खोने का डर होता है। आय के साधन भी खो जाते हैं, वहां पे रह रहे होते हैं, दुकानें खोल रखा है या कोई ना कोई काम कर रहे होते हैं, नए जगह जाते हैं तो दोबारा नए सिरे से काम करना मुश्किल होता है। तो जो उनकी आय है, जो इनकम हो रही है, वो इनकम खोने का भी डर होता है। तो ये तीन कारणों से लोग क्या करते हैं? डैम्स जो बन रहे हैं उनका क्या करते हैं? विरोध करते हैं। ठीक है, डैम बनने का विरोध इन तीन कारणों से किया जाता है। आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? किसी देश की औसत आय उसकी कुल आय में निम्नलिखित में से किससे भाग देकर निकाली जाती है? भाई हमें क्या निकालना है? औसत आय निकालना है। ठीक है, औसत आय निकालना है। औसत आय निकालने के लिए हम क्या करेंगे? औसत आय, एक तो कुल आय लिखेंगे ऊपर, कुल आय, और औसत निकालने के लिए टोटल जनसंख्या, तो कुल जो है जनसंख्या। ठीक है, जनसंख्या लिख दोगे तो आ जाएगा। तो इसमें क्या, किससे भाग देना पड़ेगा? कुल जनसंख्या से। इससे भाग दे दोगे तो औसत आय निकल जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है, शिक्षा और स्वास्थ्य की आधारभूत प्रावधानों के कारण भारत में डैश राज्य को शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। भाई किस राज्य का शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो कौन सा राज्य है? केरल। केरल का भाई सबसे कम है शिशु मृत्यु दर। आगे बात करें, द्वितीयक क्षेत्र को डैश भी कहा जाता है। द्वितीयक क्षेत्र में क्या चीज आता है? औद्योगिक क्षेत्र। ठीक है, क्योंकि इसमें उद्योग आते हैं, विनिर्माण आता है, ये द्वितीयक क्षेत्र का क्या है? पार्ट है। आगे बात करें, एक देश जिसमें जीवन स्तर, स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिहाज से बेहतर माहौल होता है, बहुत बढ़िया माहौल होता है, उस देश को क्या कहा जाता है? कैसा देश कहलाता है वो? तो वो विकसित देश कहलाता है। विकसित मतलब पूरी तरह से डेवलप हो गया, जैसे अमेरिका है, जापान है, इंग्लैंड है। ठीक है, ब्रिटेन का जो राजधानी इंग्लैंड है बहुत ज्यादा डेवलप्ड है। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे कंट्री जो डेवलप्ड कंट्री है वहां पे जीवन स्तर काफी अच्छा होता है, स्वास्थ्य सुविधाएं या सुरक्षा भी बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो ये किस्म होता है डेवलप में। हमारा देश कैसा है? विकासशील कंट्री है। भारत कैसा है? भारत अभी विकास कर रहा है। ठीक है, होगा, धीरे धीरे होगा। निम्नलिखित में से कौन सा मोटे अनाज का एक उदाहरण है? भाई मोटे अनाज क्या होता है? घटिया किस्म के अनाज जिसे तुम अब नहीं खाते हो। तो किसे नहीं खाते भाई? ज्वार को नहीं खाते। गेहूं तुम खा लेते हो, चावल, तरबूज, ये ज्वार जो है मोटे अनाजों में गिना जाता है। ठीक है, आजकल तो लोग ज्यादा खाते हैं ज्वार, जो जिम वाले लोग होते हैं वो ज्यादातर खाते हैं। आगे देखोगे, ये देखो इस तरह का एक क्वेश्चन आएगा, बहुत बढ़िया है, बच्चे इसमें ज्यादातर गलतियां कर देते हैं। ठीक है, इसको कैसे करना होता है देखो ध्यान से। दो कथन दिए होते हैं, दोनों कथनों को आपको क्या करना था? पहले पढ़ो और देखो क्या दोनों ठीक बोल रहे हैं। अगर दोनों कथन ठीक है तो दूसरा चीज जांच करना होता है कि क्या पहला दूसरे का कारण बता रहा है या उसका व्याख्या कर रहा है। इस तरह का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो देखो, गेहूं खरीफ की फसल है? नहीं, गेहूं किसकी फसल है? रबी की फसल है। गेहूं किसकी है? रबी की फसल है। ठीक है, खरीफ की फसल नहीं है, तो पहला ही गलत है। जब पहला गलत है इसमें देखो, ये बोल रहा है दोनों ठीक है, ये गलत हो गया। दोनों ठीक है, ये भी गलत हो गया। पहला सही है, ये भी गलत हो गया। ये बोल रहा है पहला गलत है। हाँ, ये रहा डी। ठीक है, एक सही में पता चल गया। ठीक है, और गेहूं जो है शीत ऋतु में बोई जाती है, इसलिए कौन सी फसल है? रबी की फसल है। तो दूसरा तो ठीक ही बोल रहा है, दोनों गलत नहीं बोलेगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखना।
आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 11, झूम कृषि को रे नाम से किस देश में जाना जाता है? तो झूम कृषि जो है वो रे नाम से कहां पे जानी जाती है? मध्य अफ्रीका में, अमेरिका में, वियतनाम में या मैक्सिको में? तो याद रखें रे नाम से जो है कहां जाना जाता है? वियतनाम में जाना जाता है। ठीक है, मैक्सिको में और अमेरिका में, इन दोनों जगह पे मिल्पा नाम से जाना जाता है। किस नाम से? मिल्पा। ठीक है, मिल्पा नाम से जाना जाता है। ये आपका कृषि वाला जो एग्रीकल्चर वाला चैप्टर है उसके अंदर दे रखा है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है? सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किसकी घोषणा फसलों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए की जाती है? भाई फसलों को सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं तो उसके लिए क्या करते हैं? सरकार क्या करती है? एमएसपी डिसाइड कर देती है। क्या करती है? एमएसपी डिसाइड करती है। इससे क्या होता है कि फसल जो किसान उगा रहा है उसको अगर कोई नहीं खरीदता है तो एमएसपी की कीमत पे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की कीमत पे सरकार उससे खरीद सकती है। इससे किसानों को नुकसान ना हो। तो एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, ये है एमएसपी। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है जायद की फसल कब बोया जाता है? भाई जायद की फसल कब बोया जाता है? तो ये जो है आपको पता होना चाहिए, गर्मियों के दिनों में बोया जाता है। जब आप खरबूज, ठीक है, तरबूज है या फिर तुम्हारा ये खीरा है, ठीक है, ककड़ी है, ये जो चीजें खाते हो ना, ये कब खाते हो? गर्मियों के सीजन में। और ये कौन सी फसलें? जायद फसलें। और ये जायद फसलें कब बोई जाती है? अप्रैल से जून के बीच में बोई जाती है। ठीक है, तो ये अप्रैल से जून के बीच में बोया जाता है, ध्यान रखें। आगे बात करें तो गृह युद्ध क्या होता है? मैंने आपको बताया था गृह युद्ध क्या होता है, श्रीलंका का एग्जांपल देके बताया था। गृह युद्ध का मतलब एक ही देश के अंदर दो गुटों के मध्य क्या होना? संघर्ष होना, गृह युद्ध कहलाता है। उदाहरण दे देंगे किसका? श्रीलंका का। ठीक है, आप सभी जो है श्रीलंका का क्या दे सकते हैं? उदाहरण दे सकते हैं। आगे श्रीलंका में कौन सी जाति अल्पसंख्यक समूह में थी? तो श्रीलंका में अल्पसंख्यक में कौन से थे? तमिल थे। आप सबको पता है ना, तमिल क्या थे? यहाँ पे अल्पसंख्यक में थे, तो याद रखें तमिल। आगे है बेल्जियम कौन सा जातीय समूह अल्पसंख्यक में था? तो बेल्जियम में कौन सा जातीय था? तो आपको पता है जिसकी जनसंख्या कितनी थी? एक तो डच था वहां पे और एक क्या थे? फ्रेंच थे। तो फ्रेंच वाले क्या थे? अल्पसंख्यक में थे। कौन थे? फ्रेंच वाले अल्पसंख्यक में थे। और डच वाले क्या थे? डच वाले बहुसंख्यक में वहां पे थे। डच वाले की जनसंख्या कितनी? 59 थी और इनकी क्या थी? 40% थी। ठीक है, और 1% कौन बोलने वाला था? जर्मन भाषी बोलने वाले थे। करा था ना हमने? ठीक, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बेल्जियम की राजधानी क्या थी? तो आपने पढ़ा था बेल्जियम की राजधानी क्या थी? ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स किसकी राजधानी थी? बेल्जियम की। आगे बात करें सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित करने वाला कानून श्रीलंका में कब पारित हुआ? तो सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित करने वाला जो कानून है वो 1956 में बना था। ठीक है, कब बना? 1956 में। आगे बात करें, इसको जो है रेखांकित तथ्यों को, वाक्य को पुनः लिखें। मतलब ये गलत लिखा हुआ है, इसको ठीक करके लिखना है। ठीक करके लिखना है ना, तो आराम से लिख सकते हो तुम। देखो, केंद्रीय सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? तो तुमने 3 सूची मैंने बताया संघवाद में 3 तरह की लिस्ट बताई थी। ठीक है, सेंट्रल, स्टेट एंड कॉन्क्रीट। इसमें जो है 3 स्टेट थे, एक तो केंद्र था और एक क्या था? राज्य सूची और एक समवर्ती सूची। केंद्र सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसको था? केंद्र सरकार को। और राज्य सूची पर राज्य सरकार को और समवर्ती पर दोनों को। तो यहां भी पूछा भाई केंद्रीय सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? तो ये गलत है, यहां पे आएगा केंद्र सरकार। ठीक है, यहां पे केंद्र सरकार आ जाएगा। आगे बात करें तो रिक्त स्थान भरना है। यहां पे भारत में डैश स्तर की सरकार है, तो कितने स्तर की सरकार पाई जाती है? 3 स्तर की सरकार पाई जाती है भारत। ठीक है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार, 3 तरह की सरकार भारत में पाई जाती है, तो आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग, इसे एसआरसी बोलते हैं, एसआरसी। इसकी स्थापना कब की गई थी? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन काउंसिल।
इसकी स्थापना कब की गई थी? तो आपको बता दें एसआरसी की स्थापना की गई थी 1953 में। 1953 में एसआरसी बना था। 55 में इसने अपनी रिपोर्ट पेश की थी 1955 में, और 56 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास किया गया संविधान द्वारा। ठीक है, और इसके अंतर्गत जो है क्या बताया गया, 14 जो है राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, 14 स्टेट बनाए गए और 6 क्या बनाए गए, यूटीज बनाई गई। ठीक है, पहली बार 1956 में। तो बस यही पूछा था कि भाई कब गठन किया गया, तो आप बता दें कब गठन किया गया, 1953 में गठन किया गया। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया? हमने पढ़ा था 22 भाषाओं को, बहुत बढ़िया, 22 भाषाओं को क्या किया गया, शामिल किया गया। वियना कांग्रेस कब आयोजित की गई थी? तो वियना कांग्रेस के बारे में आपको बता दें, यह आयोजित की थी 1815 में, 1815 में इसकी आयोजन हुआ था इसका। और यह 1815 में क्या था आपको बता दें, 1815 में वाटरलू का युद्ध हुआ था और नेपोलियन को हराया गया था इस वाटरलू के युद्ध में। वाटरलू के युद्ध में किसको हराया गया था, नेपोलियन को हराया गया था। तो नेपोलियन के हारने के पश्चात जितने भी यूरोप के जो कंट्रीज थे उन्होंने मिलके ये संधि करी थी और एक कार्यक्रम का आयोजन किया था जिसको नाम क्या है, वियना कांग्रेस। ठीक है, इसका आयोजन कब हुआ, 1815 में। तो ध्यान रखें इसे। फिर ये क्वेश्चन आ गया, 2 कथन है आपको बताने हैं। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति से हुई। तो बिल्कुल फ्रांसीसी क्रांति से हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति पहली बार पूरे विश्व में राष्ट्रवाद का कहीं पे उजागर किया गया तो वो फ्रांसीसी क्रांति के अंतर्गत किया गया था। आगे है, फ्रांसीसी क्रांति से राजनीतिक संवैधानिक बदलाव हुए जिससे प्रभु सत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांस के नागरिकों के हाथों में शामिल हो गया। तो बिल्कुल ठीक है, यहां पे लोकतंत्र की स्थापना हुई थी पहली बार। तो दोनों ही कथन क्या बोल रहा है, ठीक बोल रहा है और व्याख्या भी कर रहा है। तो दोनों कथन ठीक है और संकल्पना की व्याख्या भी सही है। तो ये दोनों ही चीजें इसमें आ जाएगी। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है, देखो, रोलर एक्ट कब लागू किया गया? तो याद रखें रोलर एक्ट कब किया गया, 1919 में। 1919 में रोलर एक्ट किया गया था, ध्यान रखें, अंग्रेजों के द्वारा। आगे, भारत माता का पहला चित्र किसने बनाया था? तो आपको बता दें अरविंद्रनाथ टैगोर ने बनाया था। अरविंद्रनाथ टैगोर ने बनाया था। और कब बनाया था, 1905 में बनाया था, 1905 में। ठीक है, याद रखेंगे ये 1905, अरविंद्रनाथ टैगोर। आगे, सिल्क रूट से आप क्या समझते हैं? सिल्क रूट क्या है? ये एक व्यापारिक मार्ग है। क्या है? व्यापारिक मार्ग है जो चाइना से होकर जाता है। बस इतना लिख दें, एक प्राचीन व्यापारिक मार्ग है जो चाइना से होकर गुजरता है। ब्रिटेन वुड्स से प्रणाली से आप क्या समझते हैं? ब्रिटेन वुड्स प्रणाली ये जो है 1945 में आया था। 1945 में आया था। ये पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए, और इसके अंतर्गत कहा गया विदेशी विनिमय, जो विदेशी विनिमय प्रणाली है, विनिमय प्रणाली, ठीक है, विदेशी विनिमय प्रणाली को स्टैब्लिश किया गया इसी के जरिए। क्या होता है, जैसे तुम ये डॉलर देते हो, $1 भाई कितने रुपए में आ रहा है, ठीक है, तो तुम देखते हो $1 भाई 72, 76 इस टाइप से चलता है। ठीक है, तो इसी के जरिए डिसाइड होता था पहले। ठीक है, 1945 में ये प्रणाली आई और इसमें बताया गया कि जितने भी विदेशी करेंसियां होंगी उसको डॉलर में कैसे एक्सचेंज किया जाएगा। ठीक है, इसके मापदंड डिसाइड किए गए थे ब्रिटेन वुड्स प्रणाली के तहत। और इसी के तहत किसकी स्थापना हुई थी? आईएमएफ की। आईएमएफ की स्थापना इसी के तहत की गई थी। ठीक है, आगे देखते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, मजा नहीं आ रहा।
आगे देखें, असहयोग आंदोलन क्यों आरंभ किया गया और इसके क्या प्रभाव थे। देखो भाई 3 नंबर क्वेश्चन है, काफी सारे इसके पॉइंट्स हो सकते हैं। असहयोग आंदोलन की अगर बात करूं तो आप सभी को ध्यान रखना है, असहयोग आंदोलन शुरू कब किया गया था, तो ये डेट याद रख सकते हो तुम, 1920 में शुरू किया गया था और खत्म कब किया गया था, 1922 में। 1922 में एक जगह है चौरी चौरा, हाँ ये जगह कहाँ है, यूपी में, कहाँ है, यूपी में जगह है। तो यहीं पे चौरी चौरा नामक जगह पे ही जो है एक पुलिस स्टेशन था, उसको जला दिया गया आंदोलनकारियों द्वारा। इसी के कारण गांधी जी ने क्या किया, असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। असहयोग आंदोलन के अंतर्गत गांधी जी ने पूरे देश के लोगों से क्या आह्वान किया था कि आप सभी ब्रिटिश के कामों में किसी भी प्रकार का कोई भी सहयोग ना करें, बच्चे स्कूल ना जाएं, कॉलेज ना जाएं, ठीक है, और अध्यापक पढ़ाने ना जाएं, जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं वो सरकार के अंतर्गत जो भी काम हो रहे हैं उसमें योगदान ना दें। ये सारी बातें कही गई थी किसके अंतर्गत, असहयोग आंदोलन के अंतर्गत। इसका प्रभाव काफी व्यापक हुआ, विदेशी जितने भी सामान थे उसका बहिष्कार किया गया, अंग्रेजों द्वारा निर्मित जो भी सामान थे उन सबका बहिष्कार किया गया। लेकिन ये ज्यादा आंदोलन सफल क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि चौरा चौरी जो कांड हुआ उसके अंतर्गत गांधी जी, इस हिंसा के कारण गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया और फिर यह आंदोलन वहां पे बंद हो गया। आगे बात करें, सबने अयोग्य आंदोलन क्यों शुरू किया गया। आपको पता है नमक जो है जो विरोध हुआ था, ठीक है, नमक सत्याग्रह गांधी जी ने करा था 1930 में। कब किया था, 1930 में करा था गांधी जी ने नमक सत्याग्रह। वहां से यह आंदोलन की शुरुआत होती है और इसमें कहा गया कि सविनय अयोग्य अवज्ञा आंदोलन, यानी विनय के साथ मना करना, आदर पूर्वक बोलना कि हम ये काम नहीं करेंगे, ये स्टार्टअप किया गया। ये भी काफी विशाल आंदोलन चला, ठीक है, और काफी जो गांधी जी के काफी सपोर्टर्स थे, सबने इनका साथ दिया गांधी जी का। और ये आंदोलन एक तरह से क्या हुआ, जो ये आंदोलन हुआ, जो सबने अयोग्य आंदोलन था, ये सफल रहा और इसी के कारण गांधी इरविन समझौता हुआ और गांधी जी की मांगे मान ली गई और जो नमक कानून था वो बोला गया भाई नमक बना सकते हैं और अंग्रेज गांधी जी के सामने झुक गए थे। तो ये आंदोलन सफल रहा एक तरह से। भारत में जल की कमी के क्या कारण है, बहुत सारे कारण तुम लिख सकते हो, भारत में जल की कमी के बहुत सारे कारण है, ठीक है, इसको डिस्क्राइब कर लेना। आगे है संघवाद दिन प्रतिदिन मजबूत हो जा रहा है, इसमें संघवाद के फीचर्स लिख देना, संघवाद की क्या क्या विशेषता है जो बताई गई थी, ठीक है, वो सारी विशेषता आप इसमें लिख दे, हो जाएगा। संगठित क्षेत्र असंगठित क्षेत्र क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन है। संगठित क्षेत्र यानी जो सरकारी क्षेत्र है, असंगठित यानी कि जो प्राइवेट क्षेत्र है। सरकारी क्षेत्र और प्राइवेट क्षेत्र में आपको पता है क्या क्या अंतर है। सरकारी क्षेत्र है उसके अंदर जो है जॉब की गारंटी होगी, इसमें जॉब की गारंटी नहीं होगी, इसमें एक टाइम होगा, भाई इस टाइम तक काम करना, इसमें टाइम नहीं होगा। इसमें वेतन तुम्हें अच्छा मिलेगा, इसमें वेतन नहीं मिलेगा। इससे अन्य बहुत सारी छुट्टियां मिलती हैं, इसमें ये सारी छुट्टियां नहीं मिलती हैं, ठीक है। तो इस तरह से काफी दोनों में अंतर पाया जाता है। इसमें काम करने की स्थिति तुम्हारी काफी अच्छी होगी, इसमें काम करने की स्थिति तुम्हारी अच्छी नहीं होगी। आगे है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप सभी को करके लाना है भाई ये, ठीक है। ये जर्मनी का जो एकीकरण की बात है, ये सभी आपको करके लाना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। जर्मनी का एकीकरण, ठीक है, तो ये कर ले भाई, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी इंपॉर्टेंट है ये। आगे है इटली का यूनिफिकेशन भी इंपॉर्टेंट है। ये दो क्वेश्चन हर एक एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, तो आपको ये दोनों क्वेश्चन को करके लाने हैं, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगला है, ये भी क्वेश्चन करके लाए, जलोढ़ मृदा और काली मृदा क्या है, कल चेक किया जाएगा, ये दोनों क्वेश्चंस भी कर ले। जलोढ़ मृदा क्या होती है, काली मृदा क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेल्जियम में विविधता का समायोजन कैसे किया गया, आपको पढ़ाया गया था। बेल्जियम में जो विविधता था, ठीक है, डच और फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग थे, उनके बीच जो संघर्ष चल रहा था उसको कैसे ठीक किया गया, बताया दोनों को क्या क्या अधिकार दिए गए, दोनों को कैसे सेटलमेंट कराया गया, दोनों को सही मंत्री पद में बराबर की हिस्सेदारी दी गई, ठीक है, जो सत्ता था, पावर था, वो बराबर रूप से दोनों में बांट दिया गया। इस तरह के जो प्रोविजन किए गए थे, आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, उसको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। विकास को परिभाषित करें, विकास क्या होता है, बता सकते हैं विकास क्या होता है, विकास के बारे में आप डिटेल में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगले जो क्वेश्चन है ये भी देख लें, जैसे मैंने बताया था ना, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन आएंगे, 5-5 नंबर के 4 क्वेश्चन होंगे और चारों क्या होंगे, एमसीक्यू होंगे। क्या होंगे,
एमसीक्यू होने वाले हैं, चारों क्वेश्चन एमसीक्यू है। ठीक है, तो 5 चौके 20 क्वेश्चन यहाँ पे एमसीक्यू आपको देखना, बहुत इजी क्वेश्चन है इनका। देखो सॉल्यूशन कितना इजी होगा। जैसे ये पहले ये देखो तालिका दे रखा, तालिका से आंसर देना है, कोई दिक्कत नहीं, बस यहां से आंसर देते जाओ। 1972 और 73 में किस क्षेत्र में रोजगार की हिस्सेदारी सबसे अधिक है? तो भाई यहाँ पे सबसे अधिक कहां है? यहाँ है ना, प्राथमिक क्षेत्र में, तो लगा दो भाई प्राथमिक क्षेत्र, खत्म, बहुत इजी आएगा। 2011-12 में किस क्षेत्र में रोजगार की हिस्सेदारी सबसे कम है? बोला 11-12 में सबसे कम कहां है? तो ये दिख रहा है आपको तृतीय क्षेत्रक में, तो तृतीय क्षेत्रक को टिक लगा दे ऐसे। ठीक है, आगे देखें। 1972-73 की तुलना में 11-12 में किस क्षेत्र में हिस्सेदारी घटा है? भाई घटा किस में है 11-12 में? देखोगे तो ये 74 से कितना हो गया है? 49 हो गया है, 11 से 24 हो गया है, और 15-27। तो इन दोनों में तो बढ़ रहा है, यहां पे क्या हो रहा है? घट रहा है। तो घटा किस क्षेत्रक में है? प्राथमिक क्षेत्रक में। बस यहां पे टिक लगा दे भाई, प्राथमिक क्षेत्रक, आंसर हो गया, खत्म। ठीक है, ये सभी लड्डू क्वेश्चन है। आगे देखें, 11-12 में के दौरान किस क्षेत्र में कुल रोजगार लगभग आधा है? आधा देखो 11-12 के दौरान किस क्षेत्र में कुल रोजगार का आधा प्रतिशत है? लगभग आधा मतलब 50% के लगभग है। तो 11-12 50% के लगभग कहां पे है? 49 है ना, प्राथमिक क्षेत्र में। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा? प्राथमिक क्षेत्र। क्या आएगा? प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है, तो ये टिक लगा दे भाई, प्राथमिक क्षेत्र, खत्म। इस तरह से अब सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं, क्या बोल रहा है देख लेते हैं एक बार। ये आपके पास एक जो है क्या दिया गया है, एक अनुच्छेद टाइप का दिया गया है, केस बेस्ड स्टडी है ये भी। ठीक है, इसको आपको पढ़ना है और इसी में से आंसर देने का प्रयास करना है। ठीक है, ज्यादातर इसमें से मिल जाएगा, एक दो क्वेश्चन होगा जो यहां से नहीं मिलेगा। तो देखें एक बार, पहला क्वेश्चन क्या है? टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब की गई थी? तो देखो यही आंसर लिखा हुआ है 73 में, तो यहां टिक लगा दो भाई 73। भारत में टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी है? तो यहां पे नहीं दिया है, अगर पढ़ोगे तो यहां पे नहीं दिया है, तो कितना है इसका? 39 आंसर है, आपके बुक में दिया हुआ है, बुक भी पढ़ना पड़ेगा। चिन कार्बेट जो है पार्क किस राज्य में स्थित है? तो याद रखें भाई उत्तराखंड में स्थित है। केरल में स्थित जो है बाघ रिजर्व का नाम बताना है, केरल में कौन सा स्थित है? तो पेरियार, याद रखें। राजस्थान में सरिस्का वन्य रिजर्व पार्क, सरिस्का कहां है? राजस्थान में। तो किसके लिए फेमस है? बाघ के लिए फेमस है, याद रखें। किसके लिए फेमस है? बाघ के लिए फेमस है। आगे देखें एक और, ये बहुत आसानी से आपको 20 नंबर यहां तो मिल रहे हैं, तो फ्री के मिल रहे हैं। अगर 40 में से 20 नंबर ले रहे हैं तो ये तो फ्री के हैं कि देखकर आंसर बता देना है। हाँ ऐसे ही आएगा पेपर में, देख के बता दो आंसर। ठीक है, तो देखें यहां पे अगला क्वेश्चन, 38 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम। 38 क्वेश्चन में यहां पे दे रखा है, यहीं से देखकर आंसर बताना है। देखो ध्यान से, राष्ट्रीय संसद में किस क्षेत्र में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सबसे ज्यादा है? कहां पे सबसे ज्यादा? तो देखोगे सबसे ज्यादा कहां है? 20। कहां है? अमेरिका में। तो अमेरिका वाला टिक लगा देंगे यहां पे, अमेरिका का ऑप्शन सी, देख के बस बता देना है। आगे देखेंगे, राष्ट्रीय संसद में किस क्षेत्र में महिलाओं का प्रतिनिधित्व विश्व औसत के बराबर है? तो विश्व का देखो कितना है? 16.6 है। तो कहां पे 16.6 है? तो देखोगे ये दिख रहा है ना, सहारा मरुस्थल वाला 16.6 है बिल्कुल। तो सहारा वाला टिक लगा दो, ये लो। ठीक है, आगे देखो, विश्व में कितने क्षेत्र में संसद महिलाओं के प्रतिनिधित्व विश्व के औसत से अधिक है? अब विश्व के औसत से अधिक कौन कौन से हैं? तो ध्यान रखो, विश्व का औसत कितना है? 16.6। अब 16.6 से ज्यादा यहां पे कितने हैं? एक ये है और एक ये है, बस दो ही है, तो दो पे टिक लगाना हमें। तो दो पे क्या कर दो? टिक लगा दो, ये रहा 2। ठीक है, भारतीय संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना है? तो भारत में कितना है? देखो यहां पे आओ, भारत को देखो, भारत में कितना है भाई? 8.3। तो क्या है? 8.3 पे टिक लगाएं। किस पे टिक लगाना? 8.3 पे, ये लो जी। अगला देखें, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य बताना है। अरब में महिलाओं का प्रतिशत विश्व औसत से कम है। अरब में महिलाओं का प्रतिशत विश्व औसत से कम है। तो देखो अरब में कम है, 8.2 है, और विश्व में 16.6 है। तो भाई ठीक है ये तो। आगे है, अमेरिका में महिलाओं का औसत प्रतिनिधित्व औसत विश्व औसत से कम है। अमेरिका में कम है, अमेरिका में तो 20 था,
और विश्व का 16 है, तो ये तो गलत बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है, तो यही हमारा ठीक आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 39 क्वेश्चन देखें, ये भी 5 नंबर का है, इसको पढ़ना है और फिर आंसर देना है, पढ़ के आंसर देना है। आप देखेंगे यहां पे त्रिनिदाद में मुहर्रम जुलूस तब्दील हो गया, जो है किस में तब्दील हो गया, तो इसको पढ़ो, ध्यान से पढ़ोगे तो यहां पे आंसर आपको मिलेगा कि त्रिनिदाद में जो मुहर्रम जुलूस है वो किस में बदल गया था। तो आपको इसको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, इसको पढ़ के आपको आंसर देने का प्रयास करना, भाई किस में बदल गया था। ठीक है, इसका ये आएगा आंसर। आगे देखें चटनी म्यूजिक कहां प्रसिद्ध था, चटनी म्यूजिक कहां प्रसिद्ध था भाई, तो इसको पढ़ने के बाद आपको जानकारी मिलेगी भाई कहां प्रसिद्ध था। ठीक है, इसको पढ़ोगे, ये रहा चटनी म्यूजिक जो है प्रसिद्ध था, ठीक है, भारतीयों के अप्रवासियों के बाद जो है ये त्रिनिदाद और गुयाना में, ठीक है, त्रिनिदाद और गुयाना में 2 जगह है, तो ये लिखा हुआ ऑप्शन है गुयाना, लिखा है ना यहाँ पे। बॉब मॉर्ले निवासी था, बॉब मॉर्ले कहां का निवासी था, तो त्रिनिदाद का निवासी था। गिरमिटिया श्रम को माना जाता था, गिरमिटिया श्रम को क्या माना जाता है, तो यहां पे पढ़ेंगे तो मिलेगा भाई गिरमिटिया श्रम को क्या माना जाता है, ये आपको पढ़ना है ध्यान से। ठीक है, इसको पढ़ने के बाद आप आंसर दे पाएंगे। गिरमिटिया श्रम देखें कहां लिखा है, एक बार तो आप पढ़ ही लें इसे, ठीक है, अगर एक बार पढ़ते हैं तो इजीली आंसर दे पाएंगे। एक बार पढ़ें इसे तो आंसर मिलेगा। आगे है निम्नलिखित में से किसने रास्ताफारियानवाद के लिए प्रसिद्ध था, तो इसका आंसर देखें यहीं पे लिखा था, ये लिखा है, ये देखें ध्यान से, इसके लिए प्रसिद्ध कौन सा था, रेगे गायक बॉब जो है मॉर्ले, बॉब मॉर्ले आएगा इसका आंसर। ठीक है, यहां पे लगा दे बॉब मॉर्ले, ये रहा। अनुबंधित मजदूरों के बारे में सही जो है नहीं है, कौन सा सही नहीं है, अनुबंधित मजदूर जीवन और कारण की कठोर परिस्थितियां होती है, बिल्कुल ठीक है, ये कानूनी अधिकारों का अभाव होता है, ठीक है, कानून जो है सरकार चुनने का अधिकार होता है, नहीं भाई ये नहीं होता। ठीक है, तो यहां पे क्या आएगा, सी आएगा इसका आंसर। आगे बात करें, एक क्वेश्चन जो रह गया था, ये गिरमिटिया श्रम जो है किसे कहा जाता है, गुलाम की प्रणाली। ठीक है, इसे याद रखें, गुलाम की नहीं प्रणाली। आगे देखें नेक्स्ट, ये आपका मैथ का क्वेश्चन 5 मार्क्स का देखने को मिलेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहने वाले, 5 मार्क्स इजीली ले सकते हो। वह स्थान जहां जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, कौन सा स्थान है, पंजाब, ठीक, अमृतसर। वह स्थान जहां गांधी जी ने नील की खेती करने वाले किसानों के लिए आंदोलन चलाया था, तो भाई नील की खेती के लिए चंपारण में चलाया था, कहां, चंपारण में, गुजरात में नहीं, चंपारण में। ठीक है, गुजरात में जो खेड़ा आंदोलन किया था, ठीक है, गांधी जी ने वो मील के मजदूरों के लिए किया था। ठीक है, तो यहां पे चंपारण आएगा, तो चंपारण इसका ठीक है। चंपारण कहां है, तो बिहार में है भाई, बिहार में है चंपारण। आगे हीराकुंड बांध, नागा अर्जुन बांध और राणा प्रताप बांध, ये तीनों आपको कहां पे दिखाने हैं, मैप में दिखाने हैं। ठीक है, उसके बाद 1 नंबर के क्वेश्चंस भी आप याद कर ले तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, 1 नंबर के क्वेश्चन भी अगर कर ले रहे हो तो बहुत ज्यादा बेटर है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। बस ये खत्म, इतना ही था। बंद कर दे रिकॉर्डिंग।